Hello everyone, welcome to my channel Twinkle Teaches, and here is your friend Twinkle. So I hope you all are doing good with your studies. हम जैसा कि विजन आईएएस का करंट अफेयर्स का नवंबर मंथ का कंपाइलेशन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम दो पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने साइमल्टेनियस इलेक्शंस और राइट टू रिकॉल पर डिस्कशन किया था और सेकेंड पार्ट में हमने रेगुलेटिंग ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और लीगलाइजिंग बेटिंग इन इंडिया पर डिस्कशन किया था। जो लास्ट के दो टॉपिक हैं इस पॉलिटी सेक्शन में नवंबर मंथ के, तो वो दो टॉपिक्स हैं 3 कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये दो लास्ट टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो कैटेगरी है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, वो फिनिश हो जाएगी। सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट टॉपिक इज कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश। कैपिटल्स क्यों कहा जा रहा है? वैसे तो हर स्टेट की एक ही कैपिटल होती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी उस स्टेट का सबसे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट या डेवलप्ड रीजन होता है उसे एज अ कैपिटल चूज किया जाता है, या फिर उसको कैपिटल चूज करने के बाद इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर लाया जाता है। अब आंध्र प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020 लाया गया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स होंगी, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुरनूल रिस्पेक्टिवली एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल्स। सो जो विशाखापट्टनम है इसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने की बात कही जा रही है, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाने की बात कही जा रही है, और जो हमारा कुरनूल का एरिया है उसे जुडिशियल कैपिटल बनाने की बात कही जा रही है। सो अगर हम मैप में ज़रा क्लोजली देखें तो हमारे इंडिया के मैप में साउथ ईस्ट रीजन में ये आंध्र प्रदेश का लोकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये मैप अगर आप यहाँ पर थोड़ा इनलार्ज करके देखें तो ये पूरा आपका आंध्र प्रदेश का स्टेट आपको दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर आप थोड़ी सी और हिस्ट्री में जाएं, उसकी देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें, तो आंध्र प्रदेश खुद पहला एक ऐसा स्टेट बना था, आंध्रा स्टेट, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग स्टेट बनाया गया था। जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसके बाद ये पहला ऐसा स्टेट बना था जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर नया स्टेट बना था। तो वो उसके कुछ टाइम बाद उसमें से तेलंगाना को अलग कर दिया गया कुछ लेजिस्लेटिव पर्पसेस की वजह से, और वहाँ के तेलंगाना के लोगों की बहुत टाइम से मांग रही थी कि तेलंगाना को एक अलग स्टेट का दर्जा मिल जाए। तो उसके बाद आंध्र प्रदेश के सिर्फ इतना ही पोर्शन है जो अब आंध्र प्रदेश रह गया है, इसमें से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। अब इसमें खुद में आंध्र प्रदेश जो हैदराबाद का स्टेट था, वो हैदराबाद अब तेलंगाना का कैपिटल हो गया। तो अब रही बात आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाने की, तो आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल बनाने की बात हो रही है, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुरनूल। तो ऐसे ही विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर सारे एग्जीक्यूटिव जो काम होते हैं उनका कैपिटल जो होगा वो विशाखापट्टनम होगा। लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो अमरावती होगा, और कुरनूल को जुडिशियल कैपिटल, जितनी भी जुडिशरी वर्क के जो ऑर्गेनाइजेशंस बने वो जो है उनकी जुडिशियल कैपिटल जो होगी कुरनूल, वहाँ पर बनाई जानी चाहिए। तो क्या ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इंडिया के अलावा भी कहीं पर प्रिवेलेंट है? तो एग्जाम्पल ऑफ सच अरेंजमेंट आर सीन। सो साउथ अफ्रीका के पास 3 डिफरेंट कैपिटल्स हैं, उनकी जुडिशियल कैपिटल जो है ना वो प्रिटोरिया है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल केप टाउन है, सॉरी लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो केप टाउन है, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है ब्लोइंगफॉन्टेन है। और India has several examples exist of states having high courts in the city different from the capital। जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर उनकी जो कैपिटल है ना वहाँ पर उनका हाई कोर्ट सिचुएटेड नहीं है, मतलब हाई कोर्ट एलोकेटेड नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखिए, उनका जो कैपिटल है वो लखनऊ है, लेकिन उनका जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है। ऐसे ही सेम केस मध्य प्रदेश के साथ भी है, गुजरात के साथ भी और केरला के साथ भी। और सम स्टेट ऑल्सो मूव द लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू अ डिफरेंट सिटी फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उस सिटी में नहीं है जो उनका कैपिटल है। जैसे कि दीज इंक्लूड महाराष्ट्र, मुंबई एंड नागपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला एंड धर्मशाला, इन कर्नाटक का बेंगलुरु एंड
बेलगाम। तो ये एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। कुछ ये पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ये जो मुंबई और नागपुर है, ये दोनों महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इन दो सिटीज़ में रहा। फिर हिमाचल प्रदेश के साथ भी यही केस है, शिमला और धर्मशाला इन दो स्टेट्स में रहा। फिर कर्नाटका में भी बेंगलुरु और बेलगाम में रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ऐसे अरेंजमेंट्स के जहाँ पर एक से ज़्यादा कैपिटल्स हैं। तो आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में ऐसा है कि एक से ज़्यादा कैपिटल्स का प्रावधान है। वैसे ही आपने देखा कि जो हाई कोर्ट्स हैं और जो ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो उस सिटी में नहीं है जो कि कैपिटल है, बल्कि उससे अलग कुछ सिटीज में है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ थ्री कैपिटल्स। कौन सी वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इसे फेवर करते हैं कि आंध्र प्रदेश की थ्री कैपिटल्स जो हैं वो होनी चाहिए। सो अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ थ्री कैपिटल्स। Historically recommended, it was the central theme in the recommendations of the major committee set up to suggest a suitable location for the capital of Andhra Pradesh. सबसे बड़ी बात यही है, एक हिस्टोरिकल रिकमेंडेशन था। बहुत टाइम से इस चीज़ को रिकमेंड किया जा रहा था, बहुत सारी कमिटीज़ भी बनाई गई कि सूटेबल लोकेशन क्या होना चाहिए आंध्र प्रदेश के कैपिटल का। तो जो सार निकल कर आता है, जो डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई, तो उनका ये मानना था कि तीन डिफरेंट तरीके से जो कैपिटल्स को फ्रेम किया जाए, जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, तीनों अलग अलग कैपिटल्स इस तरीके से सामने आई। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट, different regions gain from a decentralized arrangement. Governmental activities are the fulcrum around which developmental activities spring up and boost local economy. तो अब देखिए नेक्स्ट इसके फेवर में क्या आर्गुमेंट दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट। तो क्या होता है कि जब किसी स्टेट का जो कैपिटल होता है, बहुत सारी ऐसे स्कीम्स या मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही बनाए जाने लगते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्टेट स्पेसिफिक का कैपिटल देखिए, बहुत ज़्यादा डेवलप मिलेगा, हद से ज़्यादा डेवलपमेंट। आपको लगेगा ही नहीं कि उस सिटी से अगर आप दूसरी सिटी में जाएं तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही स्टेट में है। आप अगर आप पटना का एग्जांपल ले लें तो बिहार में अगर आप पटना में जाएंगे उसको देख लीजिए, और फिर वहाँ के बाकी सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ देख लीजिए, तो आपको एक चेंज नज़र आएगा। मतलब वो एक अपीयरेंस जो है उसमें आपको एक अलगाव देखने को मिलेगा। और जस्टिस जो BN कृष्णा की कमिटी थी, उनका भी यही कहना था कि जो डेवलपमेंट के एफर्ट्स थे, उनका जो कंसंट्रेशन था ना हैदराबाद में ही, तो ये एक मेन रीज़न था कि जो तेलंगाना के को सेपरेट स्टेट बनाने की बात की जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैदराबाद सेंट्रिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़ लाई जा रही थी। सारा डेवलपमेंट हैदराबाद में हुआ जा रहा था, इसलिए तेलंगाना का ये कहना था कि आप हमें सेपरेट स्टेट ही दे दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या आर्गुमेंट दिया हुआ है, प्लान्ड अर्बनाइजेशन। It is better to work against primate city with high population density and move in favor of mid-sized cities with decent economies. Planned urbanization. तो देखिए एक तरीके से अर्बनाइजेशन जो किया जाएगा ना इन तीनों ही सिटीज़ का, वो किसी एक तरीके से प्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा। देखिए ये अगर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत डेवलप्ड कंट्री सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ रहें, ऐसा कैपिटल चूज़ करें, बल्कि ये ज़्यादा फेवरेबल होगा कि एक मिड साइज सिटी हो और उसकी इकोनॉमी डिसेंट हो। तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ रहें, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि उसको मिड साइज कर दें। मतलब जैसे कि यहाँ पर 3 पार्ट्स में आंध्र प्रदेश की कैपिटल्स को लिया जा रहा है ना, तो उन तीनों का ही अलग अलग डेवलपमेंट करें, तीनों की ही वो फिर डिसेंट इकोनॉमी देखने को मिलेगी, चाहे वो विशाखापट्टनम हो, कुरनूल हो या फिर अमरावती हो। अवॉइडिंग फिनेंशियल क्रंच, तो एक नए तरीके का अरेंजमेंट जो है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा, जो कि पहले जो कॉस्ट केवल अमरावती में लगाया जाने वाला था, तो अब जो
एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कुरनूल और विशाखापट्टनम का है, वैसा ही डेवलपमेंट अमरावती में भी देखने को मिलेगा। तो आपने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा कि विशाखापट्टनम ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, तो वैसा ही अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुरनूल विशाखापट्टनम जैसा अमरावती में भी देखने को मिलेगा। एक अच्छा कॉस्ट वहाँ पर भी इन्वेस्ट किया जाएगा, नए अरेंजमेंट्स वहाँ देखने को मिलेंगे। कंसर्न्स ओवर फूड सिक्योरिटी, तो ये जो केसीएस कमेटी है ना, इसने कंसर्न्स रेज किए थे फूड सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि फूड सिक्योरिटी आज के टाइम पे बहुत बड़ा कंसर्न है और लॉकडाउन के टाइम के बाद से फूड सिक्योरिटी और भी ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर अमरावती में ऐसा हुआ था कि कैपिटल बनाने के नाम पे, अर्बनाइजेशन के नाम पे एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड जो है वो अर्बनाइजेशन और डेवलपिंग के लिए दे दिया गया। तो ये इसको एक सिंगल रीजन में जब कैपिटल बनाने की बात हो रही थी, तो इस तरीके से जब जो फर्टाइल लैंड है उसका यूज़ इस तरीके से किया जाएगा, तो एक तो फूड सिक्योरिटी के रीजन जो होंगे वो सामने आएंगे, उन नॉर्म्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ जो फर्टाइल लैंड अब वहाँ चला गया है, तो फिर वहाँ पर लोगों को खाने की कमी ना हो, और ये सारी चीज़ें कंसर्न्स भी सामने आते हैं। तो ऐसा ना हो कि उस एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ के जो लोगों का खान पान था उससे लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, दूसरे स्टेट से फिर उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी कोई चीज़ करनी पड़े। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। यही केसेस कमेटी ने हाईलाइट किया था फूड सिक्योरिटी के नॉर्म्स और कंसर्न्स को लेके। नेक्स्ट इज वाई इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज। ये तो बात हो गई कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसके फेवर में कही गई कि हाँ 3 कैपिटल्स होनी चाहिए। तो हमने देखा कि ये हिस्टोरिकली रिकमेंड किया जा रहा था। साथ ही साथ एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको रूल कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर एक जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा वहाँ पर। और साथ ही साथ प्लान्ड अर्बनाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि जब 3 कैपिटल्स हैं तो तीनों को एक लेवल का डेवलप करने के लिए वहाँ पर कुछ अच्छे प्लान्स लाए जाएंगे, कुछ अच्छी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाएंगी। उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब उस कंट्री को डेवलप किया जाएगा तो वहाँ के लोगों को काम मिलेगा और फिर उनके रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, और ऐसी ही चीज़ें तीनों ही जगहों पर देखने को मिलेंगी। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि जो फाइनेंशियल क्रंच था, जो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर इन्वेस्ट होता, अगर मान लीजिए विशाखापट्टनम को ही सिर्फ कैपिटल बनाया जाता तो 3 जगह, सिर्फ एक जगह पर ही वो सारा पैसा लगाया जाता। अब अमरावती और कुरनूल और विशाखापट्टनम एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया जाएगा और किसी भी तरीके का फाइनेंशियल क्रंच देखने को नहीं मिलेगा। और जो फूड सिक्योरिटी की कंसर्न्स थे उनको भी हैंडल किया जाएगा, जैसे कि केसीएस कमेटी ने अपना कंसर्न जाहिर किया था। सो लेट्स सी व्हाई इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इनकी 3 कैपिटल्स बना दी जाए? तो might hamper coordination. Governmental arms, especially the bureaucracy and ministers, are required to do frequent consultations. Separating and distance of the two might hamper coordination during assembly sessions. तो देखिए, आपने देखा होगा कि जिस भी सिटी में किसी स्टेट का कैपिटल होता है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं या जितने भी ऑफिशियल्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वहीं रहते हैं स्पेशली उस जहाँ पर उसकी स्टेट असेंबली होती हैं और जहाँ पर ये जो हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं। अगर आप जजेस की बात करें तो यही सब कंसर्न है जिन्हें लेकर के कोऑर्डिनेशन जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि हैम्पर हो सकता है। अब देखिए, जैसे जुडिशियल जो कैपिटल है वो अलग है, तो जो हाई कोर्ट्स वगैरह होंगे वो वहाँ बनाए जाएंगे। जो लेजिस्लेटिव है वो अलग है, तो हो सकता है कि जो स्टेट असेंबलीज है वो वहाँ बनाए जाएंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन तीनों को लेकर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल्स का, तो वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आएगी अगर तीनों ही कैपिटल अलग अलग हैं। तो सिर्फ एक कंसर्न नहीं, हो सकता है कि कोई वहाँ गया है तो वहाँ प्रेजेंट ना हो पाए, किसी और जगह गया है तो वहाँ प्रेजेंट ना हो पाए, और सारी चीज़ें जब एक साथ नहीं हो पाएंगी तो फिर वो जो कोऑर्डिनेशन है वो पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। Lack of proper infrastructure. Success of distributed development depends on a well-developed infrastructure network linking the growth centers. Andhra Pradesh lacks these linkages now. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के और
डेवलपमेंट जो वहाँ पर पहले से होता आ रहा है वो भी इतना डेवलप नहीं है कि उनमें नेटवर्क लिंकिंग बहुत अच्छी हो। कभी भी आंध्र प्रदेश एज अ ग्रोथ सेंटर नहीं रहा। हमेशा से जो डिफरेंट पॉलिसीज आई और ये सारी चीज़ें वो हमेशा से ही हैदराबाद सेंट्रिक रही थी। जब आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट अलग नहीं हुआ था तेलंगाना से, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली कि ये जो उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें नेटवर्क लिंकेजेस की कमी है कहीं ना कहीं। कभी सेंटर और स्टेट का जो लिंक है वो ठीक से नहीं रहा। कभी जो कम्युनल राइट्स हुए और ये सारी चीज़ें तेलंगाना को लेकर के हुई, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे वहाँ पर कभी कोई लिंक नहीं बन पाया। बहुत सारी रीजंस थे जिसकी वजह से एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क लिंकिंग होना चाहिए था वो डेवलप वहाँ पर नहीं हो पाया। Environmental impact of this densification. Cases Committee warned about environmental impact of intensification and densification in cities with a special reference of Visakhapatnam. Also, Visakhapatnam region is prone to cyclones. अब देखिए, आपने मैप में देखा होगा, यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि ये साउथ ईस्ट एरिया में है। और साउथ ईस्ट एरिया में यहाँ से जब बे ऑफ बंगाल से जब साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा साइक्लोन प्रोन एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो कोल्ड करंट्स होते हैं ना, वो एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि 2 से 3 साल के टाइम पीरियड के बाद जो है, जो कोल्ड ओशन करंट्स वाली स्ट्रीम्स है ना, वो वार्म ओशन करंट्स स्ट्रीम में बदलने लगती हैं। और फिर धीरे धीरे ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, ये बहुत ज़्यादा साइक्लोन प्रोन एरिया है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में हमेशा ही बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइक्लोन प्रोन एरिया है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है अगर बहुत ज़्यादा होगा, अगर जैसे कि 3 कैपिटल्स हो गई, तो विशाखापट्टनम भी एक उनमें से कैपिटल रहेगा। और विशाखापट्टनम तो बहुत ही ज़्यादा साइक्लोन प्रोन रीजन्स में आता है। तो अगर आप उसको डेंस कर दोगे, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड जब वो हो जाएगा, जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आप उसको आपने देखा होगा कि तीनों अलग अलग कैपिटल्स, तीनों में अलग अलग काम होंगे, तो एक काम तो वहाँ भी होना है, तो उस काम के लिए आप वहाँ पर लोगों को लाएंगे, वहाँ पर इंटेंसिफिकेशन और डेंसिफिकेशन दोनों होगा। तो एक तरीके से जब पहले से कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हाँ साइक्लोन हिट करने वाला है उस एरिया को, तो वहाँ से लोगों को निकालना, फिर कम से कम जान माल का नुकसान हो, ये सारी तैयारियां करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये एक तरीके का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो फ्यूचर में हो सकता है उसके बारे में वार्न किया जा रहा है। Not the only way for decentralization. For decentralized development, the best way possible is the strengthening of local bodies. This not only result in the development of even remote areas but also improve governance. तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 कैपिटल्स बना करके ही उनका डेवलपमेंट करेंगे। बहुत सारे स्टेट्स आपको एज अ एग्जांपल देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी 3 या 4 कैपिटल्स है तभी उनका डेवलपमेंट हुआ हो। वो वेल डेवलप्ड स्टेट्स हैं इंडिया के, और वहाँ पर इस तरीके का डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट नहीं किया गया कि कुछ कुछ एरियाज़ को सेलेक्ट कर लिया जाए फिर वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब कि ये जो स्टेट्स है इसको 3 पार्ट या कितने भी पार्ट में आप डिवाइड करके फिर इस एरिया का डेवलपमेंट करो, इस एरिया का डेवलपमेंट करो, इस एरिया का डेवलपमेंट करो, ऐसा नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही एक रास्ता था आंध्र प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट का। अगर आपको यही करना है तो आप वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ग्राम पंचायत हैं, उस स्टेट के जितने भी, उनको आप स्ट्रेंथन करो। जब आप नीचे से ऊपर तक जब नींव अच्छी होगी ना, तभी उस पर अच्छी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। यही यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि जो आप लोकल बॉडीज़ है ना उनको स्ट्रेंथन कीजिए। साथ ही साथ जो वहाँ के रिमोट एरियाज़ हैं ना, अगर आप उनको डेवलप करेंगे तो जो गवर्नेंस है वहाँ का, उनमें आपको एक इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा। Next is lack of not okay. Next we have to discuss the conclusion.
सो आपने देखा यहाँ पर कि कौन कौन सी जो चीज़ें थी जिनके बेसिस पर से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि एक तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, दूसरा वहाँ पर अब तक ऐसा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जिसको लेकर के कि आप इतना बड़ा स्टेप उठा लें। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है क्योंकि जो विशाखापट्टनम का एरिया है वो बहुत ज़्यादा साइक्लोन प्रोन एरिया है, और केवल यही एक तरीका नहीं है जिससे आप जो है आंध्र प्रदेश का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। और भी टूल्स थे जिससे आप वहाँ का डेवलपमेंट कर सके, चाहे तो आप वहाँ की लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन करके, जो वहाँ के रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ का डेवलपमेंट करके, इन सब चीज़ों को करके आप वहाँ पे गवर्नेंस को इन्हांस कर सकते थे। और जो नेक्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है वहाँ पर देखिए, कंक्लूजन को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है कभी भी, क्योंकि वहाँ से आप तो एक तो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग अदर क्वेश्चन के लिए भी अच्छी कर सकते हैं, और दूसरा एक बैलेंस्ड कंक्लूजन कैसे देना है उसके लिए आपको एक ये स्ट्राइक करता है। For three capitals, idea to be successful, including technology and frequent use of digital communication to reduce the delay in decision making, improved coordination between legislature and executive shall be done. This can also lead to reduction in overall logistics costs for the state. तो देखिए, तीन कैपिटल्स का जो ये आइडिया है वो एक ही कंडीशन में सक्सेसफुल हो सकता है जब आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, जो डिजिटल कम्युनिकेशन के इतने सारे मीन्स अब अवेलेबल हैं, और ताकि किसी भी डिसीजन मेकिंग में जो ना डिले ना होने पाए, क्योंकि आपको तीन अलग अलग कैपिटल्स के साथ हैंडल करना है, तो इन मीन्स का यूज़ करना तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन है ना उसको बढ़ाने के लिए जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, तीनों में जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे, और साथ ही साथ जो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होगा आंध्र प्रदेश स्टेट का बाय मींस ऑफ दीज थिंग्स एज रिटन हियर, तो जो ओवरऑल कॉस्ट होगा ना उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ देयर इज़ अ नीड टू स्ट्रेंथन लोकल बॉडीज़। जो लोकल बॉडीज़ जैसे कि वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं स्टेट के अंदर, जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, ग्राम सभाएं हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है बाय प्रोवाइडिंग मोर फंड्स। उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड कीजिए, डेलीगेटिंग मोर फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग बेटर फंक्शनरीज टू अचीव इंक्लूसिव एंड ओवरऑल डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों जो कैपिटल्स बनाए गए हैं उनको सेंटर मान के फिर आसपास की ग्रोथ पर आप ध्यान दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं जो उनकी लोकल बॉडीज़ हैं उनकी जो फंक्शंस सही से हो रहे हैं या नहीं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप फंड प्रोवाइड करिए। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट है ना उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ऐसा ना हो कि एक स्टेट में कुछ पोर्शन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डेवलप दिखाई दे और कुछ पोर्शन जो है वो वैसे का वैसा ही रह जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक की तीन स्टेट्स जो हैं आंध्र प्रदेश की वो किस तरीके से फंक्शन करें और कंक्लूजन क्या निकल के आता है इस चीज़ से। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाई इट इज़ इन न्यूज़। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन recently said that it was in the process of implementing the Forest Rights Act 2006 to grant the rights to forest dwellers in the region। तो ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है FRA, तो इसमें क्या रहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। किस लिए? राइट टू ग्रांट द राइट टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द रीजन। तो जो जंगल के एरिया में लोग रहते हैं उनको सर्टेन राइट्स देने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 लाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर का आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया है रिसेंट में। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA है क्या, इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, इन सब के बारे में आप पढ़ते होंगे। तो बहुत सारे ऐसी ट्राइबल एरियाज़ हैं हमारे इंडिया में, चाहे आप ईस्टर्न साइड्स पर देख लीजिए या फिर यहाँ जम्मू एंड कश्मीर साइड में आप देख लीजिए, हर ही रीजन में आपको देखने को मिलेंगी।
तो क्या होता है कि ये जब एक जगह पर अपना सेटलमेंट बना लेते हैं तो सर्टेन ट्राइब्स के अपने खुद के कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनके खुद के लैंग्वेज होता है। ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, एम्पावर करने के लिए इनको हमेशा से ही जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो आती रही हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के रूप में नहीं आई हैं, यह इनका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है। आप चाहे तो डिफरेंट शेड्यूल्स देख लीजिए जो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्राइबल एरियाज पर ही काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन आर्टिकल्स बनाए गए हैं जिनमें कि इनको प्रिविलेज दिया गया है। तो इन्हीं में से एक है फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, जिस जो जंगल उनका घर बनाया है, जहाँ पर उन्होंने एक तरीके से वो उनका घर है, तो वहाँ पर उनको क्या क्या राइट्स मिले हैं जिससे उनका भी जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इसी के लिए देखते हैं अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब जो बहुत समय से, एक लंबे अरसे से पहले उनके एंसेस्टर्स रहते थे उन फॉरेस्ट में, फिर अब वो रह रहे हैं। तो इस तरीके से कहा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइज ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। तो देखिए रिकॉग्नाइजेशन का भी अलग क्राइटेरिया है, वो आप इतना डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 was enacted to protect the marginal and tribal communities and other forest dwellers and balance environment conservation with their right to life and livelihood। तो एक तरीके से जो ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो वहाँ रहती हैं, तो प्रोटेक्टिव मार्जिनल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही, और साथ ही साथ इनकी जो लाइफ है, राइट, इनका जो राइट टू लाइफ है, लाइवलीहुड है, वो भी बना रहे और इन्वायरमेंट पर भी उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे कि अगर आप वो जंगल में रह रहे हैं तो वो सीधे सीधे इन्वायरमेंट के साथ कनेक्शन में है, अपने आसपास के पर्यावरण वातावरण के साथ वो सबसे ज़्यादा कनेक्शन उन्हीं का होगा। तो इस तरीके से ये देखा जाए कि उनका जो राइट टू लाइफ है और जो उनकी जीविका जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है वो भी बना रहे, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब जो हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं उस पर भी ना पड़े। तो इनको बैलेंस बनाते हुए ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 लाया गया। Following rights have been granted to scheduled tribes and other traditional forest dwellers। तो अब देखते हैं कि इनको क्या क्या certain rights दिए गए हैं। Title rights, that is ownership to the land that is being cultivated by tribal or forest dwellers as on 13 December 2005, subject to a maximum of 4 hectares। तो इनको एक ओनरशिप मिल जाती है, ये दिया गया था 13 दिसंबर 2005 को, जिनके पास जो मैक्सिमम जो लैंड है कल्टीवेशन के लिए वो 4 हेक्टेयर्स का हो। उसके बाद है कम्युनिटी राइट्स टू ग्रेजिंग एरियाज, फिशिंग, एक्सेसिंग वाटर बॉडीज इन फॉरेस्ट, टू पैस्चोरलिस्ट रूट्स। ओके, तो वो जो भेड़ बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, तो उसके लिए भी उनको जो भी जानवर वो पालते हैं उनके लिए एक सर्टेन ग्रेजिंग एरिया उनको दे दिया जाता है कि हाँ इतने एरिया में आप और आप जो आपके जो जानवर हैं वो ग्रेज कर सकते हैं, चारा खा सकते हैं। फिशिंग के भी उनको राइट्स होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जितने भी ये जो जंगल वगैरह होते हैं बहुत सारी वाटर बॉडीज़ उनमें देखने को मिलती हैं, तो वो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। और उन पॉन्ड्स में जो फिशेस वगैरह हैं वहाँ पर आप फिशिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जंगल में देखिए हमारे तरह जो हम खाना खाते हैं और वो जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। वहाँ पर इतनी सारी स्पाइसेस और इनकी वैरायटी नहीं मिलती। हो सकता है कई कई बार वो ऐसे एरिया में सिचुएटेड हो जहाँ पर इन सब की तो खदान है, और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर ये बिल्कुल ना के बराबर। जैसे अगर आप असम की बात करें तो वहाँ जो ट्राइब्स हैं ज़्यादातर उनका जो जीवन है ना वो जंगल में पाए जाने वाले जानवरों पर ज़्यादा, मतलब वो नॉन वेजिटेरियंस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजीज। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट उनको ये सारे राइट्स देती कि आप इन सबको एक्सेस कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट है एंड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। उनकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनका अपने गाने होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना म्यूज़िक। तो ये सारी चीज़ें इनको बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से उनको कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स to rehabilitation in case of illegal eviction or forced displacement and to basic amenities subject to restrictions for forest protection। तो अगर किसी कारणवश किसी इलीगल इवेक्शन के थ्रू उनको फोर्सली वहाँ से हटा दिया गया है जहाँ पर वो रहते थे, तो कुछ बेसिक एनिमिटीज़ और सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को लेकर, जिससे कि वो चीज़ें उन्हें वापस दे दी जाएं। Forest management rights to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which the communities have been traditionally protecting and conserving for sustainable use। तो जैसे कि सस्टेनेबल यूज क्या मतलब, बैलेंस बना के रखना। आप पर्यावरण से, हमारे वातावरण से कुछ चीज़ें ले भी रहे हो, साथ ही साथ उसे कुछ दे भी रहे हो, जिससे कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, एक तरीके का बैलेंस बना हुआ है। तो ये जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और जितने भी कंजर्व बनाए गए हैं उनको रीजनरेट करने के लिए, और जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं जो इन कम्युनिटीज़ को यूज़ करना है, वो ट्रेडिशनली इनको खुद ही प्रोटेक्ट करती हैं, कंजर्व भी करती हैं और उनका सस्टेनेबल यूज़ भी करती हैं। तो यहाँ पर लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने मतलब आसपास के जंगलों से इतने ज़्यादा उनको प्यार होता है कि वो खुद ही उसको मतलब संजो कर रखने की जैसी भावना होती है उनके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स। फॉरेस्ट मैनेजमेंट right to collect and sell minor forest produce MFP। This include forest products like tendu leaves, honey and other products that have commercial value। तो इनको ना राइट होता है इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने का, जैसे कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, टेंडू लीव्स, हनी। जंगलों में तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ, जंगली मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं जो एक मैसिव अमाउंट में शहद बनाती हैं, और तेंदू लीव्स जो बहुत ज़्यादा इनका कॉमर्शियल वैल्यू है। तो इन सारी चीज़ों को इनको कलेक्ट करने का और सेल करने का राइट होता है। एलिजिबिलिटी टू गेट्स राइट अंडर द एक्ट। अब ये तो बात हो गई कि इनको कौन कौन से सर्टन राइट्स दिए गए हैं जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको। इसके साथ ही साथ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बनाया गया है कि कौन कौन से वो लोग होंगे फॉरेस्ट में रहने वाले जो कि इस राइट के हकदार हैं, मतलब ये जो अधिकार दिए जा रहे हैं इसके असली हकदार कौन कौन से लोग होंगे, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। So this is confined to those who primarily reside in forest and who depend on forest and forest land for a livelihood। तो वो लोग जो हमेशा से यहीं पर रह रहे हैं और जो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड है, चाहे वो लैंड की बात करें या लाइवलीहुड की बात करें, मतलब चाहे रहने की बात की जाए, चाहे अपनी जीविका चलाने की बात की जाए, अपनी रोजी रोटी की बात की जाए, पूरी तरीके से वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है, उनके लिए कहा जा रहा है। फॉर द ईदर द claimant must be member of the scheduled tribes scheduled in that area or must have been residing in the forest for 75 years। एक ईयर्स के बारे में बताया गया कि एटलीस्ट 75 ईयर्स से वो वहाँ रह रहे होने चाहिए, मतलब वो ट्राइब पूरी वहाँ रह रही होनी चाहिए, और वो उस शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पार्ट होना चाहिए, उस शेड्यूल्ड एरिया का पार्ट होना चाहिए, और तभी वो इन सारे राइट्स का असली हकदार होगा। और इस पर अथॉरिटी कौन लेगा? एक तो बात हो गई कि हाँ कि राइट्स इनको दिए जाएंगे, और वो कौन कौन से लोग होंगे, वो ये सारे लोग होंगे जो फॉरेस्ट में, जो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हो, चाहे वो रोजी रोटी की बात की जाए या रहने की बात की जाए, और जो एटलीस्ट उस शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड एरिया का पार्ट है और वहाँ एटलीस्ट 75 ईयर्स से तो रह रहे हैं। तो अथॉरिटी किसके पास होगी? The Act provides that Gram Sabha will initially pass a resolution recommending whose rights to which resources should be recognized। This resolution is then screened and approved at the level of the subdivision and subsequently at the district level।
तो जो ग्राम सभा होगा वो एक एक्ट मतलब इनिशियली एक रिजोल्यूशन पास करेंगे रिकमेंडिंग जिनके राइट्स जो हैं और जो जिनको जो रिसोर्सेज हैं वो पहचान सकें। ओके, दिस रिजोल्यूशन इज देन स्क्रीन्ड एंड अप्रूव, उसको स्क्रीन किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा, एक तो सब डिविजनल लेवल पर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो दो लेवल्स पर इसको फिर रीचेक भी किया जाएगा कि एक तो पहले ये जो ग्राम सभाएं होती हैं उस एरिया में जो भी ग्राम सभा होंगी वो एक रिजोल्यूशन रिकमेंड करेंगी इनके राइट्स रिसोर्सेज को लेकर के, और उसके बाद सब डिविजनल लेवल पर उसको रीचेक किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको रीचेक किया जाएगा। तो इस तरीके से इनकी अथॉरिटी ली जाएगी इनकी पहचान करने की कि कौन कौन से वो लोग हैं जो हाँ सच में इसके एलिजिबल हैं। एक तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया, फिर उसको चेक करने वाले कौन होंगे वो यहाँ पर बताया गया, अथॉरिटी दी गई है उनको। Curbing extremism. Implementation of FRA in left-wing extremism affected districts not only leads to the development of forest dwellers but also build a relationship of trust and bond between them and the government, thereby reducing land conflict and other grievances. So जो एक तरीके का कर्बिंग एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर होता है, ये जो FRA का इम्प्लीमेंट किया जाता है लेफ्ट विंग में, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि ये एक तरीके से जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके डेवलपमेंट में तो इनका हाथ होता ही है, साथ ही साथ ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका जो है गवर्नमेंट में ट्रस्ट पैदा होता है, और साथ ही आगे आने वाले भी जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उनको भी हटाने में वो सरकार को मदद करता है। जब भी ऐसा कुछ हो कि हाँ उनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या फिर गवर्नमेंट और उन लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो अगर ये सारी चीज़ें, ये जो एक्ट की जो पॉलिसीज़ है वो अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच रही हैं, तो जो लोग हैं वहाँ रहने वाले उनमें भी थोड़ा सब्र आएगा, हाँ कि गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाली है। Now, next is concerns regarding implementation of FRA. Little progress in recognition of rights. तो ये जो कंसर्न्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर के, हाँ हमने रूल तो बना दिया, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यही है, रूल्स बहुत सारे हैं लेकिन कोई काम के नहीं हैं, ज़रूरत के टाइम पर बहुत रेयरली ही वो काम आते हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि ये तो बन तो गया है लेकिन इसका इम्प्लीमेंट हमारे इंडिया में ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर कितना हो रहा है वो देखने वाली बात है। बहुत ही लिटिल प्रोग्रेस है इन रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। FRA has potential to secure the forest rights of at least 200 million tribal and other traditional forest dwellers over 40 million hectare covering 17 lakh 7,000 villages. However, only 13% of the 40 million hectares has been demarcated under the FRA by the Environment Ministry. FRA एक्ट है, इसमें ये पोटेंशियल है कि जो हमारा फॉरेस्ट लैंड एरिया है उसका जो 50% है उसको कवर करे, यानी कि 200 मिलियन ट्राइबल्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स का 40 मिलियन हेक्टेयर जो ये फॉरेस्ट लैंड एरिया है उसको कवर करे, जिसमें ऑलमोस्ट 17,07,000 विलेजेस आती हैं। लेकिन अब तक जो इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा वो कितने एरिया में हो, तो सिर्फ 13%, यानी 40 मिलियन हेक्टेयर्स पर ही डिमार्केटेड एरिया है ये FRA के अंडर। तो आप देख लीजिए कि किस गति से यहाँ पर काम हो रहा है, वो देखने लायक है। एक तो यहाँ पर सिर्फ 13% यानी कि जो 40 मिलियन हेक्टेयर है उतना ही डिमार्केट किया गया। साथ ही ये जो आप देख रहे होंगे कि 40 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स का ही था। तो आप सोच सकते हो कि इनका डिवीजन किस तरीके से हुआ होगा कि सिर्फ 50% का 13% ही अब तक इन लोगों तक पहुंच सका है। किस सिचुएशन में वो रह रहे होंगे ये भी आप अच्छे से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। Inadequate efforts to promote coexistence and preservation. Despite community forest resource CFR having been recognized, there have been few efforts from the state forest departments to move towards coexistence and supporting and recognizing
CFRs बाय ग्राम सभास। तो एक तरीके की ये जो एफर्ट लिए जाते हैं ना इन सब काम को करने के लिए, अगर आप किसी ऐसे मिनिस्टर से बात करिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ उनके पास खुद ही इतने सारे काम हैं, अब वो इनको भी ध्यान देने लगे तो क्या ही कर पाएंगे। इस तरीके के नुआंसेस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक तरीके की कम्युनिटी बनाई गई है जिसको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। इसको बनाया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, और इन्हें इसके बाद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स जो है ना, बहुत ही नाम मात्र का एफर्ट लिया गया कि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहे, और जो ये सपोर्ट दे रहे हैं थ्रू ग्राम सभाज, वो बिल्कुल नाम मात्र का है। एक तो इन्होंने कम्युनिटी काम सारे बिल्कुल, पेपर वर्क तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। ये एफआरए आया, इसके बाद देखिए इनको कितना अंडर लैंड दिया गया एफआरए के अंडर, और कितने पर इन्होंने काम किया। उसके बाद आप देख रहे हैं सिर्फ नाम के लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज बना दिए गए, और इसके बाद जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें ये करना था कि वो ग्राम सभा के थ्रू एग्जिस्टेंस और एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें इन लोगों के लिए, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए ही रह गया। डाइवर्जन ऑफ ट्राइबल लैंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि रिसेंट में बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड आ गया है, तो जो ट्राइबल एरियाज है, जो फॉरेस्ट में मतलब एक तो कहा जाता है कि हाँ जो आप इंडस्ट्री लगाएं, जो भी प्लांटेशन करें, आपने नए नए प्लान मतलब सर्विस प्लांट्स बनाए, वो थोड़ा जंगल के एरिया में बनाएं, ताकि जो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ को ज़्यादा वो नुकसान ना करे। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब गवर्नमेंट उन ट्राइबल लैंड्स को डाइवर्ट करती है किसी अच्छे का मतलब अच्छी इंडस्ट्री लगाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ से फिर लोगों को हटाया जाता है, और फिर उन लोगों को सर्टेन मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, और साथ में रहने के लिए जगह दी जाती है, ताकि उनका जो है वो डाइवर्जन हो जाए। तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर plantations by forest agencies are being done on land used by tribal communities and other traditional forest dwellers that are entitled to these land under FRA। तो गलती यहाँ पर उनसे क्या हुई कि एक तो वो लैंड जो ये यूज कर रहे हैं वो अंडर FRA था, और उनसे ये लैंड इन्होंने लिया फॉरेस्ट एजेंसीज ने, और फिर उसको वो अपने काम के लिए यूज करने लगे। तो ये लॉ का फॉल्ट है कि जो अंडर एफआरए था, आप या तो उसे पहले एलोकेट नहीं करते, और फिर जब बाद में यही करना था तो फिर उसको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनसे लेना नहीं चाहिए था। As per a study, there has already been a diversion of around 0.39 million hectares of forest land between 2008 and 2019। तो सिर्फ इतने टाइम पीरियड के अंदर 0.39 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उनका फॉरेस्ट एजेंसीज के द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया। Relocation in violation of FRA. Several people have been denied rights or relocated from protected areas or critical wildlife habitats without prior assentment. Whether coexistence is possible and exercising forest rights would lead to irreversible damage to the habitat or species। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको ना पहले से बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया गया कि यहाँ से हम आपको हटाने वाले हैं या ऐसी चीज़ें, और वो जो ट्रेडिशनल ड्वेलर्स थे उनको वहाँ से हटा दिया गया, जबकि ऐसा पॉसिबल था कि आप उनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं अगर आप उनको देते तो वो इस तरीके से उनका जो हैबिटेट है वो बिल्कुल डैमेज नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो जो लोग जंगल को अपना घर मानते हैं उसको संजो कर रखते हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज discrepancies and delay in the process of recognizing claims. A large number of claims have been pending, rejected, or area recognized has been drastically reduced without any proper reasons, along with the imposition of extra statutory and extraneous conditions in the title of recognized rights। तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं, और एक तरीके का डिले, ये तो इंडिया का नेक्स्ट नाम ही रख देना चाहिए, डिले। तो बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं लोगों के बीच में कि
अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें सर्टेन राइट्स, ये जो एरिया है वो अलॉट किया गया, लेकिन एक तरीके से वो लोग उस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं और उसका फिर कोई रीज़न नहीं देते, और अगर वो कोई एक्स्ट्रा स्टेचुअरी और एक्सट्रेनियस कंडीशंस में उनको वो राइट्स देते भी हैं, तो उनको इम्पोज करने में एक बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है. The situation has been worsened due to the misinterpretations of the law by officials, illiteracy among the forest dwellers, lack of awareness about their rights, and little knowledge about procedure of the filing forms or filing claims. तो देखिए, इलिटरेसी तो यहाँ पर इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है और उसके बाद उनसे फिर दूसरी लैंग्वेज को सीखना और उसमें एजुकेशन को कैरी करना. एक तो इनके पास इतने सारे मीन्स भी जो हमारी गवर्नमेंट है पॉलिसीज़ पहुँचाना चाहती है, लेकिन जो इंटरमीडिएटरीज़ हैं उनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वो अपने राइट्स से हाथ धो बैठते हैं. तो ऐसा ही वर्स्ट कंडीशन यहाँ भी देखने को मिलती है. मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है बाय जो ऑफिशियल्स हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनमें इलिटरेसी एक तरीके से देखने को मिलती है और अवेयरनेस नहीं होती उतनी. तो ये जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं ना, तो ये इनके जो राइट्स होते हैं उनका वो गलत इस्तेमाल कर लेते हैं. जो लैंड एरिया उनको एलोकेट होना चाहिए था उसका ये गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो भी अदर उनको फैसिलिटीज़ मिलनी थी उनका एक तो वो क्लेम नहीं कर पाते, इसलिए उसका ये लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं. और भी इश्यूज हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ट्राइबल. एक तो उनकी लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो और जो ऑफिशियल्स हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो, तो जो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है, कम्युनिकेशन गैप भी एक तरीके से देखने को मिलता है. फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो मिलता है वो तो मिलता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता. और जो रेवेन्यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है, पुअर नॉन फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन लेवल कमिटीज़, जैसे कि हमने देखा था कि 2 लेवल्स पे रीचेक किया जाता है कि वो इस राइट्स के हकदार हैं या नहीं. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिविजनल लेवल पे जो चेक किया जाता है, ये कमिटीज़ बहुत ज़्यादा डिले करती हैं. और डिससेटिस्फैक्ट्री रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन, तो इनको जब रहने के लिए दूसरी जगह दी जाती है, जब इनको वहाँ से हटाया जाता है फॉरेस्ट एजेंसीज के द्वारा, तो जो इनको रहने के लिए जो दूसरी जगह दी जाती है, एक तो वो ढंग की जगह नहीं होती और दूसरा जो कंपनसेशन होता है वो हर किसी को नहीं मिल पाता या उतना नहीं मिल पाता है जितना कि रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड. ऐसी सिचुएशन, ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में वे फॉरवर्ड कैसा हो सकता है, कैसे आपको एक बैलेंस बनाना है, वो यहाँ पर आप देखिए. Organizing large-scale awareness campaigns, efforts should be made to reach out through radio, television, and other media to ensure that people receive the basic communication regarding salient provisions of the Act, interpretation of the community right. तो जैसे मैंने कहा कि एक तरीके का कम्युनिकेशन गैप होता है, तो डिफरेंट तरीके से लार्ज स्केल का अवेयरनेस कैंपेन्स कराने चाहिए. बहुत सारे एनजीओज हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ और इन ट्राइबल एरियाज़ के लिए आगे आते हैं, जो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं. तो इसी तरीके के और भी एफर्ट्स देखने को मिलते हैं कि देखना पड़ेगा कि कैसे ये आगे फंक्शन करे, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, और जो मीडिया वहाँ तक जो पहुँच सके, जो गवर्नमेंट की बातों को उन तक कम्युनिकेट कर सके. ऐसे बेसिक कम्युनिकेशन चीज़ें, बेसिक कम्युनिकेट करने की चीज़ें हमें चाहिए, जो कि ये जो FRA एक्ट है और इन जो उनके कम्युनिटी राइट्स हैं उनके बारे में उन्हें अवेयर करा सके, ताकि ये जो इंटरमीडिएटरीज उनका फ़ायदा जो उनको मिलना चाहिए वो ले जाते हैं, वो सिचुएशन एटलीस्ट कम हो सके यहाँ पर. Intensive capacity building approach. Subdivision and district management officers, especially revenue, forest and tribal functionaries entrusted with the task of processing forest rights, have to systematically trained not only the procedural requirements under FRA but also the challenges and context of forest resources use and access pattern. तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल करने की बात की जा रही है. तो जो ये सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जो ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो रेवेन्यू जहाँ से जाना है फॉरेस्ट और ट्राइबल फंक्शनरीज़ के लिए, उनको जो है सिस्टमैटिक करने की ज़रूरत है, सिस्टमैटिकली ट्रेंड करने की ज़रूरत है.
सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेकर के नहीं कि ये प्रोसीजर है, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, सिर्फ ये बताने की ज़रूरत नहीं उनको, उनको और भी चैलेंजेस है कि किस तरीके से आप लोगों को सही तरीके से समझा पाएंगे, कौन सा फॉरेस्ट रिसोर्सेज और उनका यूज़ का और एक्सेस करने का पैटर्न कैसा है, वो मतलब कि उन लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, उनके राइट्स के बारे में उनको कैसे अवेयर करना है, ये जो काम है ये भी अब इनको करना चाहिए। इसके लिए भी इन्हें अलग से ट्रेंड करना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, देयर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई एनजीओज वर्किंग इन द एरिया to provide assistance to tribal communities in filling applications, resolving issues of caste certificate, identification and measurement of land, and negotiating with the officials to resolve कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज़ और ट्राइबल एरियाज़ के लिए ही काम करते हैं, तो वो उनकी हेल्प करेंगे जो कि इन्हें एफआरए से रिलेटेड एप्लीकेशंस फाइल करने होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, और आइडेंटिफिकेशन जो 2 लेवल पर रीचेक्स होना रहता है, सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो लैंड का मेजरमेंट जिसको इंटरमीडिएटरीज ले जाते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने का काम भी ये कर सकते हैं। तो ये जो सिविल सोसाइटीज़ हैं इनमें अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन आउटरीच, तो जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की गई कि टेलीविज़न के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो बेसिक मीडिया है उसके माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। So technology needs to be utilized to support implementation and makes the process more efficient and effective. For instance, GPS survey maps can be used to resolve competing complaints at the local level. तो जो लोकल लेवल पे जो कॉम्पिटेंस देखने को मिल रहा है उसको कम किया जा सकता है जीपीएस मैप्स के वजह से के थ्रू, कि हाँ इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनका जो एलोकेटेड लैंड एरिया है उसको पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। Expedite the process of claims. There is a need for reviewing all rejected and pending claims to individual and community forest rights expeditiously. तो ये जो इनको जो लैंड एलोकेट किया जाता है, फॉरेस्ट लैंड एलोकेट किया जाता है, और जो बहुत सारे इसमें बहुत सारे क्लेम्स हैं जिन पर बाद में गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाती, और वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं 2-2 लेवल्स पर वो इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एक ऐसा रिड्रेसल होना चाहिए कि मैकेनिज्म होना चाहिए, कि रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पर ये ध्यान दिया जा सके कि इनके जो भी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, मतलब आप जो भी काम उनके लिए कर रहे हैं तो वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करें, ताकि उन्हें समझ आए कि हाँ क्या चीज़ हो रही है उनके लिए और कहाँ पर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। तो मतलब ये ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से लाई जाए कि हाँ कहीं पर भी गलती की कोई गुंजाइश ना हो। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अगर मैं कुछ क्लेम करती हूँ और अगर वो चीज़ नहीं हुई है वहाँ पर, तो उस चीज़ के लिए कौन अकाउंटेबल होगा? मैं अकाउंटेबल होंगी। तो यही चीज़ वहाँ देखने की जो ऑफिसर्स हैं वो उनमें एक अकाउंटेबिलिटी जैसा कोड ऑफ एथिक्स लाने की ज़रूरत है। ऑन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू क्लेम्स प्रोसीजर, द रीजंस फॉर रिजेक्शन और डिले इन रिकॉग्निशन ऑफ क्लेम्स शुड बी कन्वेड एंड टू द क्लेमेंट्स। तो जिसने भी क्लेम किया है कि हाँ हमारा क्यों रिजेक्ट किया गया, क्यों डिले हो रहा है इस रिकॉग्निशन में, तो ये सारे जो क्लेम्स वो कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो उन्हें कन्वे करें कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अगर एनजीओज और ये जो वहाँ पर 2-2 लेवल्स पर ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं और बहुत सारा मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है वो उनको अवेयर करने के लिए भी काम करे, तो इस प्रॉब्लम को, उनकी जो वल्नरेबल सिचुएशन है उससे उनको बाहर लाया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है और ये किस तरीके से उनके लिए काम करता है। कितनी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं, और कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसे फॉलो करके इनकी सिचुएशन में सुधार लाया जा सकता है। So thanks for watching, and if you like this video do give it a thumbs up, and अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।